अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अब जो एमडी कैट डिले हुआ है, यानी कि पहले एग्जाम कब हो रहा था, 16 अगस्त को हो रहा था। अब एग्जाम कब होगा? अब एग्जाम 20 सितंबर को होगा। तो हमारे पास ये जो एडिशनल 34-35 डेज हैं, इन 34-35 डेज के अंदर क्या हम अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहला सवाल तो ये। बट इस सवाल से पहले भी एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या ये डिले होना ठीक था या नहीं था? बेटा एक बात बहुत अच्छे से समझना, मेरे लिए भी बहुत आसान था कि मैं आता और आगे कहता डिले करो डिले करो डिले करो, और मैं आपको झूठे वादे देता कि भाई एग्जाम डिले हो जाएगा, और एग्जाम डिले ना होता तो नुकसान किसका होता? आपका होता। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। मान के चलो मैं 8 अगस्त को 9 अगस्त को ये कहता कि भाई एग्जाम डिले करो एग्जाम डिले करो एग्जाम डिले करो, और पीएमडीसी ये सोच के रखती कि नहीं एग्जाम तो डिले नहीं होगा, 16 अगस्त को एग्जाम होगा। तो क्या उससे जो टाइम आपका इन धंधों में लग रहा था, क्या उससे आपकी प्रिपरेशन पे फर्क पड़ता? बिल्कुल पड़ता। आखिरी दिनों के अंदर क्या आप प्रिपरेशन अच्छी कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो ये बहुत आसान था। मैं आपको पहले भी ये बात कर रहा था और मैं आपको अब भी ये बात करूंगा कि खुद को एग्जाम के लिहाज से प्रिपेयर करना सीखो। अगर मैं आपको ख्वाबों की दुनिया में रखता कि एग्जाम डिले हो जाएगा, तो आप जो मोमेंटम 16 अगस्त के लिए लेके चल रहे थे, वो मोमेंटम आपका उस तरह से ना रहता, और जब वो मोमेंटम उस तरह से ना रहता तो आपका स्कोर भी इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो सिंपली एग्जाम डिले हुआ, क्या ये ठीक हुआ क्या ये गलत हुआ? तो याद रखना हर चीज में कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। हो सकता है कि एग्जाम अगर 16 अगस्त को होता तो आपका स्कोर थोड़ा सा कम आता। अब एग्जाम 20 सितंबर को हो रहा है, तो आपके पास 35 दिनों का टाइम है, 34 दिनों का टाइम है। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए यह आफियत का मामला रखा हो और अब आपका स्कोर बढ़ जाए। तो बेटा इस बहस पे पढ़ने के बजाय कि डिले हुआ, ये डिले ठीक था, ये डिले गलत था, डिले होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट बात इस वक्त यह है कि इन 35 दिनों में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा स्कोर बढ़ जाए, उसी पे तो हम बात करना है। तो देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया, इस बहस में पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। इस डिसीजन में, इस पूरे डिसीजन के अंदर पीएमडीसी ही वो वाहिद बॉडी थी जिसने डिसाइड करना था कि क्या होना है क्या नहीं होना। सही। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। 20 सितंबर को एग्जाम होने जा रहा है। अब हमारा प्लान क्या होना है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपने अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया फॉर एनी रीजन, एक दफा भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो बेटा दिस इज द प्राइम मौका कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और अपना सिलेबस कंप्लीट करो एज सून एज पॉसिबल। सर मेरा फिजिक्स का सिलेबस रहता है, मेरा बायो का सिलेबस रहता है, मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस रहता है, जिसका भी सिलेबस रहता है, पहली प्रायोरिटी आपका सिलेबस होना चाहिए। अगर आप सिलेबस को पूरा नहीं करोगे, हाउ कैन यू स्कोर गुड मार्क्स इन एमडी कैट? सबसे पहली चीज तो पहली प्रायोरिटी आपका सिलेबस है, वो हो जाना चाहिए। ठीक है सर, सिलेबस हो गया, आगे बताएं। अब मैं जो बात बार बार आपको कर रहा हूं, ये कर रहा हूं कि बेटा डिले का सुनते साथ ही आपका मोमेंटम टूटा है। आपने कहा 2 दिन सुकून से सोएंगे और फिर पढ़ेंगे। तो बेटा जब आप जीरो से स्टार्ट करोगे, मतलब जाहिर सी बात है आप एक मोमेंटम के साथ पढ़ रहे थे और अचानक से उसको ब्रेक लगा, तो क्या वो मोमेंटम आप फौरी तौर के ऊपर कंटिन्यू रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो यहां पे आपका काम आता है कि आपको बताना पड़ेगा खुद को कि अगर मैं इन दिनों के अंदर लेजी बन गया, तो पहले अगर 16 अगस्त को मेरा अच्छा स्कोर आ रहा था तो 20 सितंबर को मेरा स्कोर खराब हो सकता है। तो पहली प्रायोरिटी यह है कि अपने मोमेंटम को नहीं तोड़ना। मोमेंटम को कैसे नहीं तोड़ना उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहली बात यह है कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता अभी तक, तो कंप्लीट करो, हर हाल में कंप्लीट करो, क्योंकि उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। सर मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, मैं क्या करूं?
पहली बात, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो तो सिलेबस कंप्लीट करेगा, और जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके, ताकि उसको टाइम मिले प्रैक्टिस का, ताकि उसे टाइम मिले फुल लेंथ पेपर का, ताकि उसे टाइम मिले अपनी गलतियों को एनालाइज करने का। क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि इंसान एक दफा जब कोई चीज पढ़ता है तो उसे 100% वो चीज रिटेन नहीं होती। तो सिलेबस सबसे पहले पूरा करना है। उसके बाद सर मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, क्या मैं रिवीजन करूं? बिल्कुल रिवीजन करो, अपने नोट्स उठाओ, अपने बुक्स जो आपने हाईलाइट की है रीड करने के दौरान उसको उठाओ, पहले पूरा चैप्टर रीड करो। ये बात मैं कई दफा बता चुका हूं। उसके बाद एक सिंगल शीट ऑफ पेपर लो, एक बड़ा सा पेपर लो, और उस पेपर मान के चलो आपने एक टॉपिक पढ़ा, एग्जांपल देता हूं, आपने एक टॉपिक पढ़ा एंजाइम इनहिबिशन का। अब आपने एंजाइम इनहिबिशन रिवाइज कर लिया, आप एक पेपर लो, उस पेपर के ऊपर हेडिंग डालो एंजाइम इनहिबिशन, और एंजाइम इनहिबिशन की हेडिंग डालने के बाद बुक ये नोट्स बंद करो, और बंद करने के बाद उस पेपर पे लिखना शुरू करो कि आपको क्या क्या याद आ रहा है, क्या आप उस पूरी चीज को एग्जैक्टली रिकॉल कर पा रहे हो। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आपसे चीजें बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। लाजमी तौर के ऊपर ये करो, रिवीजन करो अपना बायोलॉजी के सिलेबस को, अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को, अपने फिजिक्स के सिलेबस को। बायो में तो हर हाल में रिवीजन करना, बुक रीड करनी है। सर क्या मैं नई किताब पढ़ूं? मैंने सिंध पढ़ लिया, सर इन 35 दिनों में कोई नई किताब उठा लूं? बेटा मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं आज भी वही बात करूंगा कि इस वक्त किसी भी नई किताब को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस, रिवीजन, ये दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनको आपने अपने साथ जोड़ के रखना। ठीक है सर, आगे बताइए सर क्या करूं मैं? उसके बाद आप अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को, सर मैं एक दफा कर चुका हूं, सर मैं दोबारा करूं? बिल्कुल, आप दोबारा से उसको करो। जब आप दोबारा से उसको करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। इसका सबसे अच्छा जो मेथड है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर पूरी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज बनाई हुई है, उसको देखना शुरू करो। वो वीडियो ऑन करो, जब वो क्वेश्चन लगे उसको पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो। इस तरीके से पूरी चैप्टर वाइज सीरीज को पूरा करो, तो आपको पता चलेगा कि आप उस चैप्टर के अंदर कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर चुके हो। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आपको पता लगेगा आप किन किन टॉपिक्स के अंदर वीक हो। यह हो गई तीसरी बात, सिलेबस, रिवीजन, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। सर क्या इन दिनों के अंदर मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चन के अंदर जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको देखना चाहिए? बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अपनी मिस्टेक को ठीक नहीं करोगे और एग्जैक्ट वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो क्या तुम उस क्वेश्चन को वहां भी ठीक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ साथ, जब भाई फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर लिया, आपने ये सोचा कि मैं आज चैप्टर रिवाइज करूंगा, मान के चलो नर्वस कोऑर्डिनेशन, आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया। अब आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया, उसके बाद आपने कहा मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करूंगा। आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज खोली या अपनी प्रैक्टिस शीट खोली, और आपको यह पता चला कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो। आपको यह पता लगता है, आपने एंड के ऊपर एनालाइज किया कि मैं जो नर्व इंपल्स वाला टॉपिक है उसके अंदर बहुत गलतियां कर रहा हूं। मान के चलो नर्व इंपल्स के मेरे पास 10 क्वेश्चंस थे, तो उन 10 में से मैं सिर्फ 3 ही सॉल्व कर पाया। तो इट मीन्स दिस इज द रेड फ्लैग, यू हैव टू रिवाइज द होल नर्व इंपल्स वाला टॉपिक। अब जब आप नर्व इंपल्स वाले टॉपिक को रिवाइज करोगे और उसके बाद उन 10 क्वेश्चंस को दोबारा करोगे, तो इससे फायदा यह होगा कि आपकी वो गलती सुधर जाएगी, और एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कैटर कर सकोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना, अपनी गलतियों को इंप्रूव करना। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इंप्रूव योर मिस्टेक्स। आप अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव कर सकते हो इन 35 दिनों के अंदर, और वो ख्वाब जो आपने देखा है उस ख्वाब को पूरा कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन, इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस, इंपॉर्टेंट बात है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। ठीक है
सर अब मान के चलें मैं रिवीजन करता हूं और मुझे ये पता चलता है, मैं बायोलॉजी की एग्जांपल देता हूं, बायो के अंदर इनहेरिटेंस चैप्टर मेरा वीक है। सर मैं क्या करूं? अगर इनहेरिटेंस चैप्टर वीक है तो उसका सिंपल तरीकाकार ये है, बुक खोलो या अपने लेक्चर को एक दफा दोबारा देखो 2x की सीटी के ऊपर। इससे फायदा ये होगा कि जब आप दोबारा देखोगे अपने लेक्चर को तो आपको चीजें रिकॉल होंगी, और रिकॉल होने के साथ साथ जब आप किताब पढ़ लोगे तो आपके मेजर मसले मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वक्त अपने वीक चैप्टर्स के ऊपर काम करो। मान के चलो बायोलॉजी के अंदर 16 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके वीक है, तो उन 3 चैप्टर्स को रिकॉल करो, उन 3 चैप्टर्स का लेक्चर दोबारा देखो, उन 3 चैप्टर्स की शीट को सॉल्व करो। इसका सबसे अच्छा फायदा यह होगा कि आपका वो चैप्टर वीक जो था अब वो बेहतर हो जाएगा। और अब अगर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आया, मान के चलो 5 क्वेश्चन आए, तो 5 में से 4 तो आप सॉल्व कर लोगे। ये बायो के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी। सर क्या लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी ऐसे ही है? बेटा बिल्कुल, भले से वो छोटे सब्जेक्ट्स आपको लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर एक एक नंबर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। सर मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊं? देखो बेटा याद रखना, टाइम टेबल आपने अपना खुद बनाना होगा। मैं भी चाहूं तो आपको टाइम टेबल दे सकता हूं, लेकिन मैं क्यों नहीं देता? अक्सर लोग आते हैं कहते हैं ये टाइम टेबल फॉलो कर लो तुम कामयाब हो जाओगे। बेटा वो टाइम टेबल उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, मैं अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो मैं किसी और के टाइम टेबल को क्यों फॉलो करूं? किसी और के टाइम टेबल को फॉलो करने से अच्छा है अपना टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करो। और जरूरी नहीं है कि आप पूरे महीने का टाइम टेबल एक साथ बना लो। फिर वही बात आती है कि पूरे महीने का जब टाइम टेबल आप एक साथ बनाते हो, एक दिन आपका मिस हो गया फॉर एनी रीजन, आप कहते हो बस मैं गया। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। क्यों? मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एक रफ टाइम टेबल बनाओ, वीक का रफ वीक टाइम टेबल बनाओ। ये रफ वीक टाइम टेबल है। और बेहतर यह है कि आप मान के चलो आज है 10 तारीख, तो आप जब आज सोने के लिए लेट हो, उससे पहले आप 11 तारीख का अपना पूरा टारगेट सेट कर लो और आप ये जहन में रख लो कि मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगा जब तक मेरा 11 तारीख का टारगेट पूरा नहीं होता। तो टाइम टेबल बनाओ वीकली रफ, और उस टाइम टेबल को एक दिन पहले रिवाइज कर लो और अपने टारगेट सेट कर लो। इसका सबसे अच्छा फायदा क्या होगा? एक तो वो वाला मसला भी नहीं होगा कि मैं आज मान के चलो आज मैं नहीं पढ़ पाया तो बस पूरा हफ्ता गया, ये मसला भी नहीं होगा। दूसरा ये मसला भी नहीं होगा कि सर 1 घंटा जाया हो गया, अब तो मैं आज पूरा दिन पढ़ूंगा ही नहीं। वो कहते हैं ना मंडे से पढ़ूंगा, वो मंडे से पढ़ने वाला फिर वो मंडे कभी आता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। सही है सर, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो गए, रिवीजन हो गया, सिलेबस हो गया, मान लेते हैं आपकी बात। सर क्या इस वक्त पास पेपर करना चाहिए? बिल्कुल पास पेपर करना चाहिए। और खास तौर पे मैंने आपको कई दफा बताया है कि पीएमडीसी ने अपना क्वेश्चन बैंक लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करवाया था और उस क्वेश्चन बैंक के उन्होंने कुछ हजार क्वेश्चंस ऐड किए, और लास्ट ईयर का जो पेपर था वो पीएमडीसी के क्वेश्चन बैंक से ही बना था, और इस साल का भी क्वेश्चन बैंक पीएमडीसी का वही वाला है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए। तो इसलिए लास्ट ईयर के पास पेपर्स लाजमी तौर के ऊपर करो। बायो के तमाम पास पेपर्स आपको ऑलरेडी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आप देखो आपको मिलेंगे। ठीक है सर, समझ में आता है। उसके साथ साथ पास पेपर्स के क्वेश्चंस अक्सर मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रहा होता हूं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लो। ओके सर, समझ में आ जाता है। सर सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गया, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो गए, टाइम टेबल की आपने बात कर ली, ठीक है मान लेते। अब सबसे बड़ी गलती, जो एक गलती मैंने आपको बताई, बच्चा क्या करता है, अपनी मोटिवेशन को तोड़ देता है, अपने मोमेंटम को तोड़ देता है। उसका नुकसान क्या होता है वो हमने बात कर ली। दूसरा बड़ा जो मसला है जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, अच्छा ठीक है अब जितना करना था हमने कर लिया, अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। ये सबसे बड़ी गलती है। बेटा आपने जितना पढ़ लिया था ना, अब उसी को पॉलिश करने की ज़रूरत है। कोई नई किताब, कोई नई रिसोर्स, कोई नए लेक्चर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। जितना पढ़ा है उसी को पॉलिश करो।
हाँ, अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता ही रहा हूं कि भाई अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, अपने हिसाब से चीजों को लेके चलो। लेकिन ऑन एन एवरेज आप ये कर सकते हो कि दिन को 4-4 हिस्सों के 4-4 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड कर दो और हर घंटे में 55 मिनट पढ़ो, 5-10 मिनट ब्रेक ले लो। ये मैं एक रफ आपको शेड्यूल दे सकता हूं। ओके सर, आगे चलें सर। सर और क्या कर सकते हैं हम? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के साथ साथ आपने एफएलपीस को नहीं छोड़ना, फुल लेंथ पेपर्स को। यानी कि आपने क्या किया, 180 मार्क्स का एक पूरा पेपर उठाया और 180 मार्क्स के एक पूरे पेपर को उठाने के बाद उसको ओएमआर शीट के ऊपर सॉल्व किया। वो भी आपको मिल जाएगी इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस ओएमआर शीट के ऊपर आपने वो फुल लेंथ पेपर पूरा किया, उसके बाद आंसर की से मैच करके आपने ये देख लिया कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। इससे दो चीजों का बड़ा फायदा होगा। एक तो आपको एग्जाम का प्रेशर समझ में आएगा, 3 घंटे का एग्जाम 180 मार्क्स के साथ आप 3 घंटे के टाइमर के साथ कैसे सॉल्व करोगे वो आपको पता चलेगा। दूसरा, आप वो कहते हैं ना, जंग पे जब आप जा रहे होते हो तो जंग की तैयारी करते हो, तो आपने जो जंग लड़नी है वो ओएमआर शीट के ऊपर लड़नी है, बबल शीट के ऊपर लड़नी है। जब आप उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लोगे तो उसका सबसे अच्छा फायदा यह होगा कि आपको एग्जाम डे के ऊपर कोई नई चीज नहीं लगेगी। तो यह करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर कैसे एफएलपीज दे? हम ऑलरेडी दे रहे थे। अब आप ये करो कि अगर आप पहले से एफएलपीज देते आ रहे थे तो आप हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद एक नया एफएलपी दे दो। अगर आप 3 दिन बाद भी दोगे तो 10 एफएलपीज तो आपके हो ही जाएंगे। इतना भी काफी है। तो 2 दिन 3 दिन बाद एक एफएलपी दे दो और खुद एनालाइज करो कि किन किन चीजों में आपकी गलती आ रही है। क्योंकि जब आप एक साथ लेके बैठोगे ना सिलेबस को, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एलआर हो, इंग्लिश हो, तो आपको यह पता चलेगा कि मेरा लेट सपोज जब मैं पूरा एक साथ लेके बैठ रहा हूं तो मुझे ये रिकॉल नहीं हो रहा, ये रिकॉल नहीं हो रहा, ये रिकॉल नहीं हो रहा, तो फिर आप उस चीज को रिवाइज कर सकोगे। एफएलपीज दो, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो, मिस्टेक को एनालाइज करने के बाद उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, तो अब आपकी वो गलती ठीक हो जाएगी। क्योंकि इंसान अपनी गलती से सीखता है, सिंपल सी बात। तो इन चीजों को अपने जहन में हर हाल में रखना है। ओके सर, आगे बताइए सर। देखो, और सबसे जो जरूरी बात है ना, सिलेबस रिवीजन, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एफएलपीज, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट इससे इंपॉर्टेंट अपनी हेल्थ है। अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या जिनको रिवीजन करना है, वो अपनी नींद कुर्बान करना शुरू करेंगे। वो कहेंगे सर मैं 2 घंटे सो जाऊंगा, मैं 4 घंटे सो जाऊंगा, मैं 3 घंटे सो जाऊंगा और मेरा जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। बेटा, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हो ना तो जो कुछ आपने पढ़ा होता है वो आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो अगर आप अपनी स्लीप साइकिल को ही डिस्टर्ब कर लोगे तो ना तो आपको मोटिवेशन रहेगी, आप पूरा टाइम एंजाइटी में रहोगे, आपको नाकामी का डर रहेगा, आपको ये डर रहेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हालांकि 30 दिन एक अच्छा मौका है आपको एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर करने के लिए। तो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना और इधर उधर चीजों में लग जाना कि कोई कह रहा है आओ प्रोटेस्ट करते हैं, आओ ये करते हैं, आओ वो करते हैं। बेटे बहुत आसान है, टाइम उनका वेस्ट नहीं होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो ये हरकतें करते हैं ना, टाइम उनका वेस्ट नहीं होता, टाइम आपका वेस्ट होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पर स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। अब सवाल ये होगा कि सर स्लीप हमारी हो गई, सर हमें तो मोटिवेशन ही नहीं आ रही, सर हम मोटिवेशन कैसे लेकर आए? देखो बेटा, एक बात समझना, मोटिवेशन इंसान के अंदर से आती है। अगर आप खुद सोचो ना, 1,35,000 बच्चे इस साल एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहे हैं। अब 1,35,000 बच्चों को क्या मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी? क्या एमबीबीएस की सीट मिलेगी? क्या बीडीएस की सीट मिलेगी? नहीं मिलेगी। और ये जो 1,35,000 बच्चे हैं ना, इनमें से सिर्फ कुछ को सीट्स मिलेगी। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो बहुत कम बच्चे होंगे जिनको सीट्स मिलेगी। ये बच्चे कौन होंगे? डार्विन की एक टर्म है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कौन सर्वाइव करता है? जो सबसे फिट होता है। और सबसे फिट वही होता है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल ले, एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर ले, वो एनवायरनमेंट के साथ जिंदा रहने का तरीका सीख जाए। तो अब 35 दिन का डिले तो है,
लेकिन अगर आप इस 35 दिन के डिले के साथ अपने मोमेंटम को तोड़ दोगे और आप इधर उधर के चक्करों में लग जाओगे, तो एट द एंड ऑफ द डे नुकसान आपका होगा। मेडिकल कॉलेज में आप नहीं जा पाओगे, किसी और का कोई नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान अपना है, तो इसलिए कोशिश ये करो कि खुद को मोटिवेटेड रखो और ये सोचो कि मेडिकल कॉलेज में तुम कितने अच्छे लगोगे जब तुम व्हाइट कोट पहनोगे। इस चीज को कभी भी नहीं भूलना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मोटिवेशन अपने अंदर से आती है। मोटिवेशन इस चीज से आती है कि मेरे नाम के साथ डीआर लगा हुआ कितना खूबसूरत लगेगा, मैं व्हाइट कोट पहना हुआ कितना खूबसूरत लगूंगा। अगर आपका ये ड्रीम है ना, तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए लग जाओ और इतना ज्यादा खुद को एंगेज कर लो इन 35 दिनों के अंदर कि अगर आपका 16 तारीख को एग्जाम होता है तो आपका कम स्कोर बनता है, अब आपका स्कोर ज्यादा बन जाए। दिस इज द राइट टाइम टू डू बेस्ट फॉर योरसेल्फ। नहीं करोगे 20 तारीख को भी जो है वो आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओ। तो इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस, रिवीजन, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एफएलपीस, पास पेपर्स, इनके ऊपर आपने अपना पूरा टाइम गुजारना है। अगर आप इन सारी चीजों को लेके चलोगे ना, तो मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूं कि आप आराम से एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करोगे। कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो सारे मसले मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट बात बस यही सब थी। अगर इसको फॉलो करते हो चीजें आसान रहेंगी। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अक्सर मैं क्वेश्चन डाल रहा होता हूं, तो आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू पीपल। बस इतना जरूर जहन में रखना कि इन 35 दिनों को जाया मत करना। बाकी जब 20 सितंबर होगी, एग्जाम में बैठोगे और एग्जाम में बैठने से पहले आप ये खुद रियलाइज करोगे, अगर आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल किया होगा, कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। सो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।